हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को सेंट्रल आइडिया प्लस पोएम दोनों चीजें एक साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों टॉपिक अलग अलग हो गए हैं और ये तीन नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यानी 3 नंबर का बच्चों आपका पोएम आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में और 3 ही नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाएगा। यानी दोनों क्वेश्चन करना है आपको, सेंट्रल आइडिया अलग लिखना है और पोएम को अलग लिखना है। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। आप इसको लर्न कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। आप जो है दूसरा कुछ भी मत पढ़ना, कोई और टॉपिक या कोई और सेंट्रल आइडिया पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ओनली 2 पोएम है और 2 सेंट्रल आइडिया है, बस आप यही दोनों पढ़ लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आना ही आना है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। चलिए, आपका जो है पोएम जो भी आएगा बोर्ड एग्जाम में, जैसे जो पोएम आएगा एक्सप्लेनेशन के लिए उसको कॉपी नहीं करना है। आपके क्वेश्चन पेपर में 4 लाइन की पोएम ऑलरेडी लिखी रहेगी, उसका एक्सप्लेनेशन देना है, वो आपको कॉपीराइट नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। आपको दूसरी कोई लर्न की हुई पोएम अपने सिलेबस से कोई भी पोएम उठा के लिख देना है। ठीक है, तो मैंने 2 पोएम इसलिए यहां लिया है ताकि मान लो अगर एक आपके बोर्ड पेपर में आ जाता है तो आप दूसरा वाला लिख दो, दूसरा वाला आ जाता है तो आप पहला वाला लिख दो। तो बहुत छोटे छोटे पोएम है। तो सबसे पहला आपका है पहले चैप्टर से, डस्ट ऑफ स्नो से। चलिए, डस्ट ऑफ स्नो से आपका पहला पोएम है। ठीक है, द वे ए क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ये हेमलॉक ट्री। यानी ये आपको 4 लाइन की पोएम बस लर्न करनी है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आ जाएगा। मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ये पोएम आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, ये पोएम आपके बोर्ड पेपर में ऑलरेडी दे दिया गया है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो फिर आपको बोर्ड पेपर में ये पोएम नहीं लिखने है, ये बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर हम क्या लिखेंगे, अब दूसरी पोएम देखते हैं। चलिए, जैसे आपका सेकंड वन है ये। ठीक है, ही हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। ठीक है, तो आपको ये 4 लाइन लिखना है। मान लो पहला आता है तो आप बोर्ड एग्जाम में इसको लिख सकते हो, आपको 3 नंबर देगा, यानी आपका 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और मान लीजिए आपके ये 4 लाइन आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आता है, कहता है इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो फिर आप इसको कॉपी नहीं करोगे। ठीक है, अन्यथा आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। फिर जो पहले 4 लाइन है जो मैंने अभी पढ़ाया है, आप उसको अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। तो आपके पास ओनली 8 लाइन्स हैं, दोनों लर्न कर लीजिए। 4 लाइन की 4 लाइन की 2 पोएम है। ठीक है, तो आपको केवल 4 लाइन की पोएम बोर्ड एग्जाम में लिखनी है और आपका 3 नंबर यहां कंफर्म हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ईजी है, इसको अभी रट लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। अब सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे, पोएम तो आपका हो गया, ये अलग क्वेश्चन आएगा। अब सेंट्रल आइडिया को कैसे एक्सप्लेन करना है, सेंट्रल आइडिया अलग से पूछेगा। ठीक है, 4 लाइन की पोएम तो आपका अलग क्वेश्चन हो गया और सेंट्रल आइडिया सेकंड क्वेश्चन आएगा, यानी दूसरा क्वेश्चन वो कैसे लिखना है, कौन कौन से सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं बताता हूं। चलिए, तो आपका जो है सेंट्रल आइडिया 2 सेंट्रल आइडिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंट्रल आइडिया के लिए आपको चैप्टर का नाम दे देगा, 2 या 3 चैप्टर का नाम कम से कम देगा कि इनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखिए। अब सेंट्रल आइडिया होता क्या है एक्चुअल में, सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का जो उद्देश्य होता है, केंद्रीय भाव होता है, यानी उस पोएम का मकसद क्या है, उस पोएम से शिक्षा क्या मिलती है, या फिर उस पोएम की जो स्टोरी है वो किस चीज के किस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है, हमको बस यही एक्सप्लेन करना है। और लिखना कैसे है, सबसे पहली चीज, जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखो तो आप चैप्टर का नाम और राइटर का नाम जरूर लिख दो, इससे आपका 2 से 3 लाइन कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका 3 नंबर का आएगा। तो अगर आपका 3 लाइन ये कवर हो गया, आप सही चैप्टर का नाम और ठीक है राइटर का नाम लिख देते हो तो कंफर्म आपका 1 नंबर तो आपने यही क्लियर कर लिया। अब बचा 2 नंबर 3 नंबर में। ठीक है, तो अब 2 नंबर कैसे लिखना है, सबसे पहली चीज, या तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लो, रट लो। ठीक है, ये रट लेते हो, आपका 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इन केस आप नहीं रख पाते हो तो कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पोएम को, इस सेंट्रल आइडिया को मैं एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से पढ़ लीजिए।
ठीक है। जैसे इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो आपका पोएम है, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स आर एक्शंस व्हिच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। यानी इस पोएम जो आपका डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, इसमें पोएम ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में, ठीक है, समटाइम मींस कभी कभी हमारे जीवन में या जीवन में जो सर्टेन मोमेंट्स होते हैं, कुछ निश्चित क्षण होते हैं या फिर कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ घटना घटित हो जाती है जिसका जीवन पे बहुत लंबा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी हमें एक प्रकार से एक दिशा मिल जाती है। हम लाइफ में कैसे भी चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, उससे नहीं मतलब है। अगर हमारी लाइफ वैल्यूलेस है और हमारे अंदर थोड़ी सी भी इच्छा है, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि हमें लाइफ प्रोसेस अच्छा करना है, तो आपको आपके जीवन में एक किक जरूर मिलेगी, ठीक है। एक आपको आइडिया, एक ऐसा क्षण आएगा कि आप स्वतः मोटिवेट हो जाओगे और एक बड़े मकसद के लिए आप तैयार हो जाओगे और उसको पूरा करने के लिए जुट जाओगे। तो इस पोएम का यही मकसद है कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ क्षण या कुछ ऐसे एक्शन हो जाते हैं जिनका महत्व बहुत लंबा होता है, हमारे जीवन में उसका प्रभाव हमेशा बना रहता है, ठीक है। दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ये पर्सन, और ये जो मोमेंट होते हैं या एक्शन होते हैं, ये किसी भी व्यक्ति के, जो एक व्यक्ति होता है, मान लीजिए हम ही लोग हैं या कोई भी व्यक्ति, उसके मूड को या फिर उसके पूरे जीवन को बदल देते हैं। यानी जब उसको एक नई दिशा मिल जाती है, ठीक है, एक नया तरीका, एक नया विचार मिल जाता है, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन प्रभावित होता है। द वे ए क्रो शेक्स डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, और जिस तरीके से कौवे ने जो है वो बर्फ की धूल, ठीक है, बर्फ की धूल को हिला के गिराया, ठीक है, ऑन द पोएट, कवि के ऊपर। यानी कवि जो होता है उसके ऊपर क्या गिरती है, जब कौवा पेड़ को हिलाता है हेमलॉक ट्री को, तो बर्फ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी बर्फ की धूल, जब वो कवि के ऊपर आके गिरती है तो कवि उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है। इंस्पायर मींस होता है प्रभावित होना, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है इस जो है फैक्ट से, इस एक्शन से। एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स, और उसको फिर एक विचार मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है जिससे उसका जो डिप्रेसिव थॉट है, ठीक है, यानी जो उदास मन है, उदास विचार है, वो खत्म हो जाता है, वो बंद हो जाता है। बिकेम चीयरफुल, और वह प्रसन्न हो जाता है। एंड डू समथिंग यूजफुल, और फिर वह कुछ उपयोगी करने के लिए सोचता है, यानी अपने जीवन को और बेटर बनाता है, अपने लाइफ को या फिर अपने डे को खुशहाल पूर्वक जीना चाहता है। तो क्या होता है, कभी जो है पहले से उदास होता है, लेकिन जब नेचुरल की यानी नेचर की छोटी सी चीज उसके ऊपर गिरती है तो उसको एक आइडिया मिल जाता है। तो कहने का यही मतलब है कि छोटे से एक्शन यानी छोटे से मूवमेंट हमारे जीवन में उनका लंबा प्रभाव होता है। और यहां से कवि को यह विचार मिलता है कि हमें उदास रहने से कोई मतलब नहीं, हमें प्रसन्न रहना है और अपने बचे हुए दिन को, बचे हुए समय को उपयोगी बनाना है, कुछ अच्छे काम करने हैं और खुशी से जीना है, ठीक है। तो ये जो है केंद्रीय भाव है, सेंट्रल आइडिया है आपके पोएम का। इसको आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन मैंने कर दिया, आप अपने लैंग्वेज में भी, सिंपल भाषा में भी आराम से लिख सकते हो। आपको पूरा का पूरा 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 100% चांस है बोर्ड एग्जाम में आने के, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप सेकेंड वन देखते हैं, सेकेंड वन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे लिखना है, तो आपका जो सेकेंड सेंट्रल आइडिया है, ये सेकेंड चैप्टर फायर एंड आइस से लिया गया। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है बच्चों कि एक तो 100%, 110% श्योर है कि बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। अब सेकेंड जो सेंट्रल आइडिया, इसको देखते हैं। इसमें जो पोएट है, यानी जो द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिजायर, जो पोएट है वो फायर यानी आग को समानता बताता है, समान बताता है डिजायर यानी इच्छाओं से। तो आग की समानता किससे है, इच्छा से, यानी फायर इज इक्वल टू डिजायर, ठीक है। तो यहां कभी फायर का मतलब इच्छाओं को बताता है कि जो हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, हमारे हृदय में जो इच्छाएं होती हैं, तीव्र इच्छाएं, उसको हम फायर से तुलना, आग से तुलना कर सकते हैं। और आइस विथ हेट्रेड, हेट्रेड यानी जो बर्फ होता है उसकी तुलना करता है किससे, उदासी से, ठीक है। क्योंकि बर्फ क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदास होता है, तो इसलिए जो न्यूट्रल थिंग है उसकी तुलना करता है बर्फ से, ठीक है।
यानी जो उदासपन है, उदासी है, मधुरता नहीं होती संबंधों में, उदासीपन अकेलापन होता, उसकी तुलना बर्फ से की गई है। और जो ग्रेट डिजायर यानी वायलेंट डिजायर है उसकी तुलना आग से करता है कवि यहाँ पे। अब संदेश क्या देता है, यानी सेंट्रल आइडिया क्या है, प्रमुख सेंट्रल आइडिया, बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ इनर्मस स्पीड। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग, यानी इनमें से दोनों चीजें कौन कौन सी, आइस एंड फायर, यानी जिसको इच्छा और उदासी कहा गया है। ठीक है, उदासीपन और इच्छा, ये दोनों चीजें बहुत ही बड़े स्तर पर, इनर्मस मीन्स होता है विशाल का यानी बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर बहुत तीव्र गति से, ठीक है, बहुत तीव्र गति से ये बढ़ रही हैं। इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग, और यह हम इनके बढ़ने यानी इनके जो बढ़ते क्रम है, ठीक है, इनकी जो बढ़ रही है क्वांटिटी, अगर हम उसको नहीं चेक करते हैं तो क्या होगा, द वर्ल्ड विल पेरिस, ये पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका कारण है, अगर बहुत ज्यादा इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएगी तो भी संसार नष्ट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा अकेलापन हो जाएगा, सब लोग अलग थलग हो जाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं, तो भी तो संसार को नष्ट ही समझो। ठीक है, तो दोनों चीजें मनुष्य के यानी मानव जीवन की समाप्ति के लिए पर्याप्त हैं, चाहे वो फायर हो यानी डिजायर, और चाहे फिर वो आपका बर्फ हो यानी कि उदासीपन। सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर, इसलिए जो हमें हमारी इच्छाएं हैं उसको सीमित रखना चाहिए, रिटेन यानी सीमित रखना, कंट्रोल में रखना। जो जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, मान लो हमारी इच्छा की जो है, हम बहुत ज्यादा जितना भी मतलब प्रॉपर्टी हो दुनिया में, सब कुछ हमारे पास हो, तो भाई और लोगों का क्या होगा, पूरी पृथ्वी इम्बैलेंस हो जाएगी ना। तो हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना है, जो भी आवश्यक चीजें हैं, जो नेसेसरी चीजें हैं, ऐसी चीजें जिससे ना तो किसी दूसरे को तकलीफ हो ना हमें तकलीफ हो। ठीक है, यानी हमारे जीवन पे भी उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े और दूसरों का जीवन भी प्रभावित ना हो, हमें ऐसी इच्छाओं को अपने मन में जन्म देना चाहिए, ताकि जिससे जो है संसार यानी ये पृथ्वी, ये दुनिया यानी हमारा समाज स्मूथली चलता रहे। और एंड लव आवर फॉलो बींग्स, और जितने भी हमारे फेलो बींग्स यानी फ्रेंड्स लोग हैं, मित्र लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे हमें प्रेम संबंध भी बनाए रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जो है किसी से बात ही नहीं करते, अपने परिवार में सदस्य लोग हैं उनसे बातें नहीं करते, रूठे अकेले बैठे रहते हैं कमरे में बंद। ऐसा करने से भी जो संबंध है उनकी मधुरता खत्म हो जाएगी और उनमें धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं। अगर सब लोगों के मन में ऐसी बात आ जाए, सब लोगों के मन में उदासी आ जाए, संबंधों में मधुरता खत्म हो जाए, तो किसी का एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो भी संसार तो नष्ट हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से जो कवि है वो हमें यही संदेश देता है कि फायर और आइस यानी ये दोनों चीजें जो है संसार में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, हमें इसको रिटेन करना है, सीमित रखना है, और अपने फेलो बींग्स से हमें लव यानी प्रेम संबंध बनाए रखना है। यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर का आएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैंने आपको 2 स्टैंजा आपको बताया है पोएम का। अगर एक आपके बोर्ड पेपर में आता है तो आपको दूसरा लिख देना है, दूसरा आता है तो आप पहला वाला लिख सकते हो, यानी हमें कॉपी नहीं करना है। 3 नंबर आपका ये कंफर्म हो गया। अगर आप ये 2 सेंट्रल आइडिया प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका 3 नंबर ये कंफर्म हो गया, यानी 3 और 3 मिला के जो है आपके 6 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए कंफर्म हो गए। ठीक है, तो आपका ये 6 नंबर अभी से तैयार कर लो और बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो ऐसे मिलती रहे।